हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग ओशियनोग्राफी में हम लोग बॉटम जो टोपोग्राफी है ओशियन का, वो सब हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारी यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर ऑफ ओशियंस। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओशियन की जो टेम्परेचर है उसके क्या मेजर सोर्सेस हैं और कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं ओशियन की टेम्परेचर को, और साथ साथ यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो वेरिएशन है टेम्परेचर का उसके कॉजेस, इसको यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टेम्परेचर ऑफ ओशियन इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ओशियन वाटर की जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसकी सोर्सेस की बात करें, कहाँ से टेम्परेचर ओशियंस को मिलता है। तो मेजर आप सोर्स देखोगे तो हमारा सन है, सूर्य है। तो हमारे सूरज से जो हमारी जो शॉर्टर रेडिएशन जो आती है उससे हमारा ओशियन हीट होता है, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। जैसे कि एटमॉस्फेयर हीटिंग होता है, उसके बाद हमारी लॉन्गर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उससे भी हमारे यहाँ पे वाटर हीट होती है। तो आप बोल सकते हो कि सन जो सूरज है वो यहाँ पे मेजर एनर्जी प्रोवाइडर है ओशियंस का। उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में सन का मेजर रोल होता है। लेकिन माइनर यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्केनोज जो एक्टिविटीज होती है ओशियन में। जनरली आप देखोगे जैसे हम लोग मिड ओशियनिक रीजेज पढ़े हुए थे, और कहीं कहीं पे मिड ओशियनिक रीजेज नहीं भी हैं लेकिन सी माउंट्स हैं, वहाँ पे भी वॉल्केनोज एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो जहाँ जहाँ पे वॉल्केनोज एक्टिविटीज देखने को मिलती है वहाँ पे टेम्परेचर जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है ओशियंस की। या जहाँ पे मिड ओशियनिक रीजेज हैं वहाँ पे भी जो हीट टेम्परेचर मिलती है ओशियन बॉटम को वो हमारी अर्थ के एस्थेनोस्फीयर से आती है। और ये वॉल्केनोज एक्टिविटीज से हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर उनको मिलती है, हीट मिलती है। तो दूसरा मेजर रीजन यहाँ पे वॉल्केनोज एक्टिविटीज भी है, लेकिन फर्स्ट हमारा मेजर जो सोर्सेस है वो सन है। इसके अलावा तीसरी सोर्सेज भी आप बोल सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। जैसे कुछ कुछ जगह पे न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि जो ओशियन की जो टेम्परेचर है वो हमारे इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मान लो वहाँ पे इंडस्ट्रीज सराउंडिंग में, कोस्टल एरिया में इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं और इंडस्ट्रीज से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो गर्म वाटर डिस्चार्ज हो रहा है जो कि एक तरह से पॉल्यूटेंट है। तो गर्म वाटर जैसे ही ओशियन में पहुंचेंगी तो ओशियन की वाटर हीट हो जाएगी। तो भी हमारा तीसरा रीजन है ओशियन की वाटर की टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन दो मेजर रीजन है, सन वॉल्केनोज एक्टिविटीज़ या ओशियनिक रीज, और तीसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसकी वजह से टेम्परेचर हमारी ओशियन की वाटर की टेम्परेचर हमारी बढ़ती है। अब देखो, ओशियन की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यहाँ पे आप बोल सकते डिवाइसेस है। एक है बैथोथर्मोग्राफ। ठीक है, देखो बैथोमेट्री आप नाम सुनेंगे। बैथोमेट्री से क्या करते हैं, वो हमारे ओशियन की डेप्थ को मेजर किया जाता था। लेकिन यहाँ पे बैथोथर्मोग्राफ है, इससे ओशियन की डेप्थ की टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। यानी कि बॉटम में कितनी टेम्परेचर है या 500 मीटर डेप्थ पे ओशियन की टेम्परेचर कितनी है, इन सब को मेजरमेंट करने के लिए हम बैथोथर्मोग्राफ का यूज करते हैं। और ओशियन की सरफेस की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव रेडियोमीटर लगी होती है। वो हमारा एक वेव ऊपर से छोड़ता है सैटेलाइट से, और ओशियन की जो सरफेस है उसकी ईजिली टेम्परेचर को मेजर कर लिया जाता है। जो कि जनरली हमारे वहाँ पे कहाँ पे साइक्लोन बन रहे हैं, कहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ये सब चीज़ें सैटेलाइट से ही हम पता लगा लेते हैं टेम्परेचर को मेजर करके ओशियन की सरफेस को। तो दो मेजरमेंट तरीके हैं डेप्थ की ओशियन की जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए बैथोथर्मोग्राफ का यूज करते हैं। सरफेस की टेम्परेचर मेजर करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज करते हैं जिसमें माइक्रोवेव रेडियोमीटर लगे होते हैं। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया दोस्तों। अब चलते हमारे जैसे टेम्परेचर के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ओशियन की टेम्परेचर को।
जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि अटलांटिक ओशियन की जो एवरेज टेम्परेचर है सेम लैटिट्यूड पे आपको हायर देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशियन की सेम लैटिट्यूड पे। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आप बोल सकते हो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो ओशियन की टेम्परेचर को वेरिएशन के लिए यहाँ पे एक तरह से कॉजेज होते हैं? तो पहला है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड आप देखोगे तो 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर पे आप देखोगे तो इंसुलेशन आप देखोगे तो लोअर लैटिट्यूड पे ज़्यादा है और हायर लैटिट्यूड पे इंसुलेशन कम है। क्योंकि जो सन की रेज होती है, मान लो हमारा ये ओशियन है, सॉरी ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। तो सन की रेज जो होती है इक्वेटर पे, या आप बोल सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा कभी न कभी साल भर में एक तरह से 90 डिग्री पे रेज पड़ती है और इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे पोल वर्क जाते हैं जो सन की रेज होती है वो स्लैंटिंग होती जाती है, तिरछी क्षैतिज होती जाती है, उसके वजह से इंसुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो होता है। तो आप ओवरऑल आप जनरलाइज आप कर सकते हो कि इक्वेटर से पोलवर्ड की जाने से इंसुलेशन कम होती है, इसीलिए इसीलिए टेम्परेचर भी हमारी ओशन की टेम्परेचर भी डिक्रीज होती जाती है। तो लोअर लैटिट्यूड या इक्वेटर पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर देखने मिलेंगे, मिडिल लैटिट्यूड उससे कम और हायर लैटिट्यूड पे उससे भी कम, और पोलवर्ड के पास अब जाओगे तो 0 डिग्री लघु में ओशन की जो टेम्परेचर है वो हो जाती है, क्योंकि इंसुलेशन वहाँ पे बहुत ही कम होता है। तो लैटिट्यूड एक फैक्टर्स है। इसके अलावा देखोगे दूसरी जो फैक्टर्स है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो लैंड क्या होती है, लैंड बहुत ही ईजिली गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडा भी होती है। अब देखो लैंड इजीली गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद जो वहाँ पे सराउंडिंग जो ओशियन वाटर है उसको हीट ट्रांसफ़र कर देती है कन्वेक्शन के थ्रू। तो ट्रांसफ़र कर देगी तो क्या होंगे, ओशियन को एडिशनल मिल जाएगा। देखो ओशियन की है एक तो इंसुलेशन से मिलती ही है, लेकिन सराउंडिंग में लैंड है तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाएगा, ओशियन उसके कंपेयर में ठंडा रहेगा। तो हीट की हमेशा की ये आप बोल सकते हो कि एक नेचर होती है कि हाई हीट से लो हीट की ओर एनर्जी की फ्लो होती है। तो यहाँ पे लैंड इजीली गर्म हो जाएगा तो एज कम्पेयर टू ओशियन ज़्यादा गर्म रहेगा, तो लैंड से जो टेम्परेचर है ओशियन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जहाँ पे लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ओशियन ज़्यादा हीट गेन करता है, क्योंकि इंसुलेशन और प्लस लैंड के भी हीट वहाँ से मिल जाती है। इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे सेम लेटीट्यूड पे जो लोकेशन है वो ज़्यादा हीटेड है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड की उतनी ज़्यादा है नहीं, एक्सटेंसिव है नहीं लैंड। नदर्न हेमिस्फीयर में एक्सटेंसिव लैंड पाई जाती है, इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर के ओशियन जो है कंपेरेबली सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा टेम्परेचर होती है। तो हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हो गया। तीसरी जो रीजन है प्रिवेलिंग विंड्स। देखो विंड्स भी जो हमारी ओशियन की जो वाटर होती है उसको मूव करने के लिए हेल्प करती है। तो आप देखोगे यदि लैंड है, लैंड से ओशियन की ओर यदि विंड्स फ्लो हो रही है तो क्या होगा, कोस्टल एरिया की जो वाटर है उसको विंड्स क्या करेगा, धक्का देके जो डीप ओशियन है उधर साइड ले जाएगा। अब इधर की ओर ले जाएगा तो क्या होंगे, यहाँ पे अप वेलिंग होने लगेंगी, जो नीचे की वाटर है वो ऊपर आने लगेंगी, क्योंकि कोस्टल एरिया की सरफेस वाटर को पुश करेगा तो नीचे की जो वाटर है वो ऊपर आएंगी, और नीचे की वाटर तो हमेशा ठंडी होती है, अपवेलिंग होती है। तो यहाँ पे मिक्सिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो विंड से यहाँ पे मिक्सिंग का काम कर रहा है और कोस्टल एरिया की जो वाटर है यहाँ पे ठंडा आ जाएगा, लेकिन जो विंड्स है गर्म वाटर को इधर डीप ओशन में ले जा रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारी टेम्परेचर जो है वो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके अलावा रिवर्स भी आप देख सकते हो। रिवर्स में आप देखोगे यदि ओशियन से लैंड की ओर यदि विंड्स फ्लो हो रही है तो ओशियन की गर्म हवा कोस्टल एरिया में ले आएंगी और कोस्टल एरिया की जो वाटर है उसको यहाँ पे गर्म कर देंगी। तो यदि विंड्स हमारी लैंड से ओशियन को फ्लो हो रही है तो कोस्टल एरिया की जो रीजन है वो हमारी ठंडे रहेंगे, और यदि ओशियन से लैंड की ओर फ्लो हो रही है तो कोस्टल एरिया की जो वाटर है वो हमारी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ये हमारी प्रिवेलिंग विंड्स से हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, वहाँ की टेम्परेचर कैसे होंगी। फिर देखो करंट की बात करें तो ओशियन करंट हम लोग तो डिटेल में स्टडी करेंगे ही,
लेकिन कुछ जो करंट होते हैं वो कोल्ड करंट होते हैं। जैसे लैब्राडोर करंट की आप बात करोगे तो लैब्राडोर करंट आपको देखने को मिलेंगे इधर कनाडा साइड या यूएसए की साइड, यूएसए की वेस्टर्न, ठीक है, यूएसए की वेस्टर्न साइड देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कोल्डर करंट है। तो कोल्ड करंट आने के चलते वहाँ पे क्या होती है टेम्परेचर, या कैनरी करंट की बात कर लो तो कैनरी करंट आपको अफ्रीका जो मोरक्को साइड देखने मिलेंगे। तो कैनरी करंट ठंडी करंट है, तो इसलिए वहाँ पे कैनरी करंट के प्रेजेंस होने के चलते वहाँ पे जो ओशन की वाटर है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन आप देखो कि सहारा मरुस्थल क्या है, गर्म रहता है दिन डे के ड्यूरेशन में, लेकिन वहाँ पे कैनरी करंट होने के चलते भी वहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो ओशियन वाटर जो होती करंट होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कि कहाँ पे गर्म रहेगा, गर्म जहाँ पे स्थान रहता है वहाँ पे भी ठंडी हो जाती है यदि वहाँ पे ठंडी करंट आ रही है। तो जहाँ पे ठंडा स्थान है, जैसे मान लो आप देखोगे इंग्लैंड की साइड, तो इंग्लैंड की साइड आप देखोगे तो वहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है वो वहाँ पे जाती है इंग्लैंड यूरोप के साइड। तो वहाँ पे जो पोर्ट होते हैं, वैसे देखो कि बहुत ही हायर लेटीट्यूड वहाँ पे फ्रीजिंग पोर्ट होनी चाहिए, लेकिन वो वार्म जो ओशियन वाटर होती है उसकी वजह से वहाँ पे जो कंपेरेबली आप देखोगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ओशियन करेंट यानी वार्म ओशियन करेंट ओशियन वाटर को गर्म कर देती है, और कोल्डर जो करंट होती है ओशियन वाटर को वहाँ पे ठंडा कर देती है। ओशियन करंट भी हमारा इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ के टेम्परेचर कैसे होंगे। फिर इसके अलावा दोस्तों इनक्लोज्ड सी, वैसे तो इनक्लोज सी इसी में आ जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में, क्योंकि जहाँ पे इनक्लोज सी होती है इसका मतलब है कि सराउंडिंग में लैंड्स है, सराउंडिंग में लैंड्स है, तो इनक्लोज सी की जो टेम्परेचर है वो हायर रहेगी। क्यों? क्योंकि लैंड से अभी हम लोग देखे थे कि ओशन की वाटर इंसुलेशन तो मिल ले रहे हैं, लेकिन एडिशनल यहाँ पे जो टेम्परेचर है लैंड से ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि लैंड इजीली गर्म होता है और इजीली ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो लैंड से यहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसफ़र होने पे ओशन के चलते वहाँ की जो ओशन की टेम्परेचर है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जहाँ जहाँ पे इंक्लोज सी होगा, जैसे मान लो अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, रेड सी हो गया, यहाँ की टेम्परेचर देखोगे तो सराउंडिंग वाले जो वाटर हैं जो हमारी ओपन सी है उसके कंपेयर में ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वहाँ की ओशन की वाटर की टेम्परेचर क्या होंगी। तो यहाँ पे आप जनरलाइज करके आप बोल सकते हो, जैसे कि इसके कंपेयर आप बोल सकते हो कि अटलांटिक जो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन की जो टेम्परेचर होती है वो एवरेज हायर होती है एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशियन, क्योंकि पैसिफिक ओशियन आप देखोगे ओपन सी है, ठीक है, ओपन सी है पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन डीपर भी है बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन लैंड से हमारा घिरा हुआ है और उतनी डीपर है भी नहीं, इसलिए अटलांटिक ओशियन में की टेम्परेचर जो है पैसिफिक ओशियन से हमारी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो नदर्न हेमिस्फीयर की जो ओशियन है उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड उतनी होती है नहीं। इसके चलते आप इन सारे जो फैक्टर्स हैं इसी से आप डिड्यूस कर सकते हो। यदि क्वेश्चन आते हैं कि किसी की ओशन टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ज़्यादा क्यों है कम क्यों है, तो इन सारे फैक्टर से ही आप डिड्यूस करके उसका आंसर आप दे सकते हैं ईजिली। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो हमारी ओशन की टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएशन है, वो कैसी है। तो यहाँ पे इस सिंपल इमेज से आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो ओशन टेम्परेचर है 25 डिग्री के आसपास यहाँ पे मार्च में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ आप देखोगे तो समर के रीजन में यानी कि जून के मंथ में आप देखोगे 28 डिग्री टेम्परेचर देखने मिलेगी। वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 में 28 डिग्री समर में टेम्परेचर देखने को मिलती है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमारा इंसुलेशन ज़्यादा होती है और पोलवर्ड के पास टेम्परेचर हमारी धीमे धीमे कम होती जाती है। लेकिन इस इमेज में दिखाया गया है कि इक्वेटर के पास 25 डिग्री की सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे 28 है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग टाइम के यहाँ पे लिए गए हैं। वैसे आप बोलोगे इक्वेटर पे जो समर का सबसे ज़्यादा इंसुलेशन मार्च के मंथ में होता है, उस समय भी टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जून के मंथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंसुलेशन होता है तो वहाँ पे 28 डिग्री है। ऐसा इसलिए है, इसके लिए आप रीजन देख सकते हो कि इक्वेटर पे क्या होती है कि जो रेनफॉल होती है वो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होंगे तो फ्रेश वाटर जो होती है
हमेशा जो फ्रेश वाटर होती है वो कूलर होती है एज कम्पेयर टू सैलाइन वाटर, और ये हमारा कूल होके आया हुआ है ऊपर से क्लाउड से, तो वो भी हमारा ठंडी होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होने से चलते इक्वेटर में यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। एक हमारा पहला रीजन है। दूसरा रीजन यहाँ पे है कि 12 महीने आप देखोगे यहाँ पे क्लाउड बना रहता है, क्योंकि जो आप बोल सकते हो वर्टिकल जो विंड्स होती हैं वो हमारे यहाँ पे अपलिफ्ट होती हैं, एयर का राइज होता है, और प्रेसिपिटेशन इंसुलेशन ज़्यादा होने चलते और यहाँ पे ओशियन होने के चलते इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्लाउड का क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब क्लाउड क्या करती है, इंसुलेशन की जो इंटेंसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज होने के चलते भी हमारा टेम्परेचर इक्वेटर पे कम होता है एज कम्पेयर टू थोड़ा सा हायर लेटीट्यूड पे। ये हमारा दूसरी रीजन हो गया। तीसरा रीजन यहाँ पे और भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेटर पे कुछ कुछ जैसे रिवर्स हैं, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, कांगो बेसिन हो गया, वहाँ की जो रिवर्स है, वहाँ पे जो बेसिन है बहुत ज़्यादा लैंड में भी रेनफॉल होती है, और जो रेनफॉल होती है वो जो इक्वेटर वाले जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर ओशियन में आके डिस्चार्ज करते हैं। और फिर यहाँ फ्रेश वाटर आपको पता है एज कम्पेयर टू सैलाइन वाटर कूलर होती है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे फ्रेश वाटर की इंक्रीज हो जाती है इक्वेटर साइड में, और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 3 रीजन है इक्वेटर पे कम टेम्परेचर होने का ओशियन वाटर का। पहला है यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, यानी कि पूरे 12 महीने क्लाउड बना रहता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा रीजन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। तीसरी रीजन यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो डिस्चार्ज फ्रेश वाटर ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारी कम हो जाती है। और यही आप देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक आप कैंसर के आसपास देखोगे समर के सीजन में, यानी जून के सीजन में इंसुलेशन ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे डिजर्ट्स भी हैं, तो फ्रेश वाटर की उतनी ज़्यादा डिस्चार्ज यहाँ पे रिवर करते नहीं हैं ओशियन में, उसके वजह से भी ओशियन टेम्परेचर हायर रहती है, और यहाँ पे उतनी रेनफॉल होती नहीं है, और यहाँ पे क्लाउड भी नहीं होती है। ठीक है, जैसे डिजर्ट आप देखोगे, सहारा का डिजर्ट हो गया, मेजर डिजर्ट आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होती है, और यहाँ पे जो एयर का राइज नहीं होता है, एयर का यहाँ पे नीचे सबमर्जेंस होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काम इन्वायरमेंट होती है, और डिजर्ट होने के चलते यहाँ पे जो स्काई होती है वो हमारे क्लियर होती है, जिससे इंसुलेशन ज़्यादा ओशियन में पड़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो रिवर्स होती है डिस्चार्ज फ्रेश वाटर उतनी करती नहीं है। इन सब रीजन के चलते जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास या इक्वेटर से बियॉन्ड आप देखोगे तो यहाँ पे ओशियन की टेम्परेचर ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे जैसे पोलवर्ड के आप जाओगे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम होती जाएगी। 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखोगे तो 1.6 डिग्री के आसपास ओशियन टेम्परेचर होती है, और पोलवर्ड के पास आप जाओगे तो 0 डिग्री हमारे ओशियन की टेम्परेचर होती है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि यहाँ पे सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं, हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। सरफेस की जो वाटर यानी कि अप टू 200 मीटर की बात हम लोग कर रहे हैं कि ओशियन टेम्परेचर क्या होंगी। तो ये हमारी सिंपल इमेज आप बना सकते हो। इक्वेटर पे मार्च के मंथ में 25 डिग्री हमारी टेम्परेचर होती है एवरेज, और समर के सीजन में नदर्न हेमिस्फीयर में यानी यहाँ पे जून में 28 डिग्री होती है, और समर के सीजन में सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि फरवरी जनवरी में यहाँ पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 66.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री नॉर्थ में लगभग में 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और पोलवर्ड के पास हमारा 0 डिग्री हमारा टेम्परेचर होता है हॉरिजेंटल ओशियन वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर। वर्टिकल मतलब हम लोग यहाँ पे जो डेप्थ में जाएंगे, ओशियन की डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे वहाँ पे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। तो देखो कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन देख सकते हो, जैसे मिड ओशियनिक रीज जहाँ पे होंगे वहाँ पे ओशियन की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनोज एक्टिविटीज होती है, हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड की वॉल्केनोज वहाँ पे इरप्शन होती है, उसकी वजह से वहाँ पे ओशियन टेम्परेचर थोड़ा सा बॉटम में राइज देखने को मिलता है। लेकिन उस सब एक्सेप्शन को छोड़ के, और यहाँ पे एक्सेप्शन और क्या देख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर देख रहे हैं, इस सिर्फ हम लोग मिडिल लेटीट्यूड और लोअर लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि जनरली सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल जो वाटर हैं उसी की बात कर रहे हैं। हायर लेटीट्यूड वाले बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हायर लेटीट्यूड में आप जाओगे बियॉन्ड 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ आप जाओगे, वहाँ की जो ओशियन की सरफेस की जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री नियर देखने को मिलेगी, और बॉटम की टेम्परेचर भी 0 डिग्री देखने को मिलेगी।
तो हम लोग हायर लेटीट्यूड या पोलर की जो वाटर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो इमेज दिखाया गया है वो सिर्फ मिडिल लेटीट्यूड और लोअर लेटीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, वहाँ की जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर क्या होंगे। तो दोस्तों इसको आप 3 लेयर में आप डिवाइड कर सकते हो ओशियन की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर में। पहला जो लेयर है वो हमारी अब ये हमारी फर्स्ट लेयर होंगी और टॉप लेयर होंगी। फर्स्ट लेयर और टॉप लेयर की जो डेप्थ है वो 0 to 500 मीटर तक यहाँ पे दिखा जाएगा। कहीं कहीं पे 200-300 मीटर तक रहेंगी, जैसे कि आप जैसे जैसे मिडिल लेटीट्यूड में आप जाओगे इसकी फर्स्ट लेयर की जो डेप्थ है वो हमारी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे आप ट्रॉपिकल वाटर में आओगे तो ये आपको जनरली 500 मीटर तक हमारी फर्स्ट लेयर होती है। इस फर्स्ट लेयर में इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सन की जो हीट होती है, रेज जो होती है पेनिट्रेट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, इस फर्स्ट लेयर की टेम्परेचर की बात करें यानी 0 से 500 मीटर तक, तो आपको एवरेज जो टेम्परेचर है वो 20 to 25 डिग्री के आसपास एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेयर में 20 to 25, यहाँ पे जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि 20 to 24 के बीच में यहाँ पे आपको एवरेज टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट लेयर में। उसके बाद हमारा ओशन की जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं सेकेंड लेयर। यहाँ पे सेकेंड लेयर को थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं। तो थर्मोक्लाइन की जो रेंज है आपको 500 मीटर या कहीं पे 200 मीटर से 1000 मीटर तक पहुंचती है डेप्थ। यानी कि फर्स्ट लेयर के नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन लेयर या सेकेंड लेयर या मिडिल लेयर भी बोलते हैं। तो थर्मोक्लाइन लेयर की जो मेजर करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे डेप्थ आप जाओगे बहुत ही शार्पली टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो थर्मोक्लाइन में क्या होती है, थर्मोक्लाइन लेयर में आप देखोगे यहाँ पे मान लो ये 22 के आसपास यहाँ पे होंगी 500 मीटर में, और 22 के बाद यहाँ पे अचानक लगभग में 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जा रही है 1000 मीटर में। तो इस लेयर में शार्प हमारे डिक्रीज होती है ओशियन की टेम्परेचर की। उसके बाद थर्ड लेयर होती है, वहाँ पे टेम्परेचर उतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं ओशियन के वाटर के। तो नियरली आप बॉटम में जाओगे तो लगभग में 0 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा टेम्परेचर। तो ये हमारी थर्ड लेयर हो गई। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 लेयर में। फर्स्ट लेयर में यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होंगी 20 से 25 के बीच होगी। फिर उसके बाद थर्मोक्लाइन आएगा जिसमें बहुत ही शार्प हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट होते हैं। डेप्थ इंक्रीज करने पे बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे टेम्परेचर गिरती है, और उसके नीचे यहाँ पे बॉटम या थर्ड लेयर हमारी होती है जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं करती है डेप्थ इंक्रीज होने से। तो ये हमारा होगा दोस्तों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर ऑफ ओशियन हम लोग डिस्कस किए, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर देखे, कौन कौन से फैक्टर्स हमारा यहाँ पे अफेक्ट करता है ओशियन वाटर को, उसको भी डिस्कस किए डिटेल में। कैसे हम मेजर करते हैं ओशियन टेम्परेचर को, और ओशियन की जो वाटर की टेम्परेचर की जो सोर्सेस होती है वो मेजर सोर्सेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।